एज अप्रोप्रिएट एज पर डेवलपमेंट स्टेजेस जो हमने पढ़े हैं सब उसके हिसाब से अर्ली चाइल्ड एजुकेशन है आपके प्री स्कूलिंग है या किंडरगार्टन है, या बिल्कुल हमारे यहाँ नर्सरी केजी जो स्टूडेंट क्लास के होते हैं उनके लिए कौन कौन से एज अप्रोप्रिएट टीचिंग स्ट्रेटजीज होनी चाहिए। फर्स्ट है प्ले बेस्ड लर्निंग। बच्चों को जो है ना, जो बिल्कुल भी छोटे बच्चे हैं तो आप उनको हैंड्स ऑन एक्टिविटीज कराएं और उनको प्ले करवाएं। और दूसरा एक्सप्लोरेशन के और क्रिएटिविटी के जो ना मिक्सिंग है, या उनको क्रिएटिविटी कुछ बनाए, उनके लिखने लिखवाएं। तो प्ले बेस्ड लर्निंग यूज होती है। उसके अलावा विजुअल एड्स एंड कलरफुल मटेरियल यूज। विजुअल्स मतलब जो ज्यादा दिखने वाली चीजें। उसके बाद कलर्स है, और बच्चों को जितना मटेरियल वो चीज उनमें इंटरेक्ट इंगेज करना चाहिए। तो अर्ली चाइल्ड एजुकेशन और केजी वाले बच्चों के लिए ये टीचिंग स्ट्रेटजीज इफेक्टिव है। इसके अलावा शॉर्ट इंटरेक्टिव सेशन हो। बच्चे जो है ना, क्योंकि उनकी जो अटेंशन स्पेन होती है वो बिल्कुल कम होती है, तो उनके लिए क्या है कि छोटे छोटे जो है ना सेशंस होने चाहिए, 10-10 मिनट के, 5-5 मिनट के, ताकि वो बच्चे जो है ना अच्छे से लेसन को फॉलो कर सके एंड जो है ना वो इंटरेक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट करें। उसके बाद है कि छोटे क्लासेस में बच्चों को जो है ना वो स्टोरीज जो है एंड सॉन्ग्स जो है ना वो सुनाने चाहिए। ठीक है, जैसे प्राइमरी लेवल पे जो है ना वो बच्चों को पढ़ाते हैं नानी तेरी मोरनी को, या आलू मियाँ आलू मियाँ। तो वो बच्चे जैसे आप उनको जो है ना वो पढ़ाते हैं ना सुर से, तो वो बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं। चले मैं मुझे एक जो है ना वो एक सॉन्ग याद आ रहा है, मैं क्योंकि इसी ट्रेनर भी रहा हूँ तो वो है। तो आलू मियाँ कहाँ गए थे, सब्जी की टोकरी में सो रहे थे, बैंगन ने लात मारी रो रहे थे, गाजर ने प्यार किया हंस रहे थे। अब आप एक्शन करके बच्चों को ऐसी कोई स्टोरी सॉन्ग सुनाएंगे ना, तो उनकी एक तो लैंग्वेज में वो इंटरेस्ट लेंगे, दूसरे वो बच्चे टीचिंग में भी आपके जो है ना वो इंटरेस्ट लेंगे। फिर जो टीचर्स है, अगर एज अप्रोप्रिएट, क्योंकि आप सब ऑलमोस्ट टीचर्स हैं, तो जो इसी टीचर होंगे दे कैन रिलेट के व्हाट आई एम टेलिंग यू। ठीक है, उसके बाद है आप हमारा प्राइमरी लेवल है कि प्राइमरी लेवल पे कौन से स्ट्रेटजीज इफेक्टिव है। वहाँ पे आप हैंड्स ऑन एक्टिविटीज करवाएं, स्टूडेंट को एक्सपेरिमेंट्स है, प्रोजेक्ट्स हैं, या डिफरेंट इंटरेक्टिव एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करें। विजुअल एंड मैनिपुलेटिव यूज करिए। उन विजुअल जिसमें चार्ट्स है। मैनिपुलेटिव क्या है कि बच्चों को ऐसी कुछ चीज दें जो खुद से करें, खुद से बनाए, कभी जहाज बनाए, कभी क्या चीज बनाए, कभी मतलब कुछ ना कुछ उनको मैनिपुलेट करने के लिए दें। इससे क्या है कि उनके कॉन्सेप्ट्स बनेंगे। ये कॉन्सेप्ट्स आप प्राइमरी लेवल पे बच्चों को जो है वो उनके जो जो जिस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है वो टीचर्स अच्छे वैसे एक्टिविटीज जानते हैं कौन सी एक्टिविटी वहाँ पे करवानी है। उसके बाद है वहाँ पे प्राइमरी लेवल पे पीयर इंटरेक्शन को इनकरेज किया जाए, मतलब जो बच्चों में कोलाबरेटिव वर्क है, ग्रुप वर्क है, एक दूसरे के साथ पेयर वर्क में साथ काम करना, ताकि बच्चों की जो है ना वो ओवरऑल सोशल स्किल्स भी डेवलप हो। और उसके अलावा वहाँ पे मूवमेंट हो कि बच्चे जो है ना अलो फॉर मूवमेंट ब्रेक एंड इंटीग्रेट फिजिकल एक्टिविटी इन द लेसन। यहाँ पे बच्चों को जो है ना फिजिकल एक्टिविटीज में इंगेज करें ताकि वो अच्छे वे से लर्न कर सकें। फिर आती है हमारे एलिमेंट्री लेवल की। एलिमेंट्री लेवल पे प्रोजेक्ट बेस्ड को बच्चों को जो है ना प्रोजेक्ट्स दें जिसमें उनको रिसर्च रिक्वायर्ड हो, क्रिटिकल थिंकिंग प्रेजेंट। ये जो मैं आपको स्ट्रेटजीज बता रहा हूँ ना, ये हमारे सिंटेक्स बुक बोर्ड में ये सारी चीजें मौजूद हैं। पर क्या है कि कम बहुत जो है ना वो इम्प्लीमेंटेशन होती है। वहाँ पे आप उनके एसएलओ देखेंगे ना, और नीचे टीचर्स के लिए इंस्ट्रक्शन जो है उसमें तो सारे इंस्ट्रक्शनल मेथडोलॉजी ऑलरेडी मेंशन किए गए हैं वहाँ पे। उसके बाद डिफरेंशिएटिव लर्निंग जो है ना स्ट्रेटजीज आप यूज कर सकते हैं, जिसमें डाइवर्स लर्निंग, मतलब वो बच्चे जिनके डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स हैं, जिनकी उनकी डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती हैं, वो आप उसमें उनको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। उसके बाद इंडिपेंडेंट लर्निंग है, उनको इंडिपेंडेंटली इंकरेज करें कि वो खुद से कुछ सीखें। देन टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट करें जिससे बच्चे रिसर्च करें, प्रेजेंटेशन दें, इंटरेक्टिव एक्सपीरियंसेस करें। ये जो है ये हमारे एलिमेंट्री लेवल के बच्चे हैं। देन सेकेंडरी लेवल मतलब क्लास 9 to 10 वाले, वहाँ पे इंटरेक्टिव डिस्कशन हो, जहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग को डिबेट हो, डिस्कशन हो, बच्चे एनालिसिस करें। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन भी कि बच्चे जो सीख रहे हैं उनको रियल लाइफ में कैसे रिलेवेंट बनाना है, कैसे इम्प्लीमेंट करना है, ये भी वहाँ वहाँ से सीखें। पीयर कोलाबोरेशन, एक दूसरे के साथ मिलके काम करें टीम में। उसके बाद डिफरेंट असेसमेंट मेथड्स यूज करें टीचर, जिसमें प्रोजेक्ट्स और प्रेजेंटेशन, रिटन एग्जाम की, ताकि बच्चों की जो होलिस्टिकली डेवलपमेंट हो।
देन हायर सेकेंडरी लेवल हमारी जो स्टडीज वो क्रिटिकल थिंकिंग टास्क होते हैं, असाइन टास्क दैट रिक्वायर एनालिसिस इवैल्यूएशन सेंसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। सोक्रेटिक सेमिनार होते हैं जहाँ पे आप सेमिनार करें जाके बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग एंड इंक्वायरी बेस्ड एजुकेशन जो है ना वो प्रमोट हो, और उसके अलावा उनमें इंडिपेंडेंट रिसर्च का जो है ना वो एलिमेंट करें। एंड देन कैरियर रिलेटेड और लर्निंग, क्योंकि जो बच्चे 11 से लेकर 12 तक जो हायर सेकेंडरी वाले बच्चे होते हैं, नाउ दे आर इन द ट्रांजिशनल फेज, तो कैरियर चॉइस उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो उनको कैरियर के हवाले से जो है ना वो गाइड करना चाहिए एक्टिविटीज में, वो अपनी कैरियर को कैसे करें। देखिए कोई बच्चे जो है ना, और उनको टीचर्स की ये भी है कि उनको गाइड करें कि कैसे कौन से कैरियर पाथ को चूज करें। कोई बच्चे हैं जो इंजीनियरिंग को चूज करते हैं, कोई मेडिकल को यूज करते हैं। आजकल जो लोगों की बड़ा ट्रेंड है वो टेक्नोलॉजी की, भैया रोबोटिक्स, कंप्यूटर साइंस, इसमें एडमिशन लिया जाए। तो ये चीज़ें भी जो है ना ये मैटर करती है कि आप बच्चे को किस वे से जो है ना ट्रेन कर रहे हैं। तो आई होप कि यहाँ तक जो है ना हमारा चैप्टर चाइल्ड डेवलपमेंट वाला जो चैप्टर नहीं बल्कि वो पूरा कंप्लीटली चैप्टर 1 बाय 1 टॉपिक जो है ना वो कंप्लीटली कवर हो गया। अभी हम जा रहे हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी पे। यहाँ पे एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी का जो पार्ट है हमारा उसमें फर्स्ट जो हमारा हेडिंग जिसको हम कवर करेंगे वो है हमारा साइकोलॉजी, डिफरेंस बिटवीन साइकोलॉजी। हालांकि ये नीचे आ रहा है टॉपिक, बट मैंने इसको पहले इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, इस वजह से करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों को जो है ना वो कंप्लीट समझ आए कि जो है ना ये इनको डिफरेंशिएट्स क्या है। फिर उनके नीचे हम करेंगे साइकोलॉजी और एजुकेशनल साइकोलॉजी पे फोकस, ठीक है। साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ सोल, बट एक्चुअली साइकोलॉजी जो है ना इसको फर्स्ट फर्स्ट जब ये साइकोलॉजी इंट्रोड्यूस हुआ था ना, तो इसको साइकोलॉजी को क्या कहा गया? साइको सोल एंड लॉजी मतलब स्टडी, मतलब लोगस जैसे निकला है। लोगस लोगस मतलब स्टडी। मैं इसको इस पर्सपेक्टिव में कह रहा हूँ कि सोल स्टडी, स्टडी ऑफ सोल इसको साइकोलॉजी है। बट इन मॉडर्न टर्म्स में इसको क्या बोलते हैं? साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर और बिहेवियर, ठीक है जी। तो अब साइकोलॉजी आपकी ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करने को जो है वो साइकोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, हम डेली लाइफ में जो है ना वो यूज साइकोलॉजी, जिसमें हम डिसीशंस लेते हैं, अपनी अपनी कैरियर चूज करते हैं, हम ये भी क्या खाना है, क्या पहनना है, ये सारे हमारे साइकोलॉजी में मैटर करते हैं। अगर हम इसको अपने फाइनेंशियल टर्म्स में देखें तो आजकल एक ट्रेंड है कि साइकोलॉजी में कि आप डिसाइड वो चीज करते हैं जो आपको दिखता है, समझ आ रही बात? जो बिहेवियर है, बड़ी बड़ी मार्केटिंग एजेंसीज जो है ना क्या करते हैं टू लर्न द पब्लिक, वो डिफरेंट डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट यूज करते हैं। इसके बिहाइंड क्या है? इट्स साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर। आप देखिए सफारी के पे जो है ना जैसे सेल लगती है तो वहाँ पे फीमेल ऐसे जा रही हैं कि मतलब भाई बस फ्री में मिल रहे हैं। आप पिज्जा हट में जाएं, आप KFC जाएं, वहाँ पे लोग जाते हैं। क्यों? दे नो द साइकोलॉजी कि आपको क्या चाहिए होता है। तो स्टडी क्या है? स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इज कॉल्ड साइकोलॉजी, ठीक है जी। हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? ये सर क्लियर है। हम्म। अब ये एजुकेशनल साइकोलॉजी को मैं थोड़ा यूज ऑफ साइकोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, इन टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। साइकोलॉजी के यूज जो है ना वो टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस में किया जाए तो वहाँ पे हमारा एजुकेशनल साइकोलॉजी इन टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस, ठीक है जी। एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है? ऐसी साइकोलॉजी जिसमें हम टीचिंग एंड लर्निंग को इफेक्टिव बनाए, ठीक है, तो वो है हमारा एजुकेशनल साइकोलॉजी। अब एजुकेशनल साइकोलॉजी में आपके पूरा हाउ ह्यूमन लर्न, हाउ
टीचिंग स्ट्रेटजीज आर इफेक्टिव, मतलब कि वैसे फोकस इसका पूरा का पूरा एजुकेशन साइकोलॉजी में कि ह्यूमन माइंड पे के हाउ ह्यूमंस लर्न, इंसान कैसे सीखते हैं, हाउ ह्यूमंस लर्न। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आपके जो है ना एजुकेशनल साइकोलॉजी वो आपके लर्निंग पे डिपेंड करती है कि आप कैसे जो है ना इंसान सीखते हैं, हाउ डू वी लर्न। तो इसमें हमने कॉग्निटिव के थ्योरीज पहले पढ़ चुके हैं, वो तो चाइल्ड डेवलपमेंट वाले पर्सपेक्टिव में। अभी यहाँ पे थोड़ा बिहेवियरिज्म को पढ़ेंगे, हमने आप लोगों को कहा था ना बिहेवियरिज्म। एक्चुअली देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा लर्निंग को डिफाइन करूँ कि लर्निंग है क्या। चलिए इससे ऊपर डिफाइन करते हैं। यहाँ पे हमने ऊपर लर्निंग की बात की ना, हाउ वी लर्न, तो लर्निंग है क्या? लर्निंग है चेंज इन बिहेवियर, चेंज इन बिहेवियर। आप जो सीख रहे हैं उससे आप में क्या तब्दीली आ रही है, तो दैट इज कॉल्ड योर लर्निंग। चेंज इन बिहेवियर इज कॉल्ड लर्निंग। आप में जो जो चेंजेस आ रहे हैं वो आपकी बिहेवियर में काउंट होती है। सही है, तो आगे चलते हैं, हम बिहेवियरिज्म पे बात करेंगे। बिहेवियरिज्म क्या है? बिहेवियरिज्म एक एजुकेशनल साइकोलॉजी में एक जो है ना वो चीज होती है कि जिसके थ्रू आप जो है ना इंसान की एक्शंस को देख सकते हैं। अब बिहेवियरिज्म क्या है? बिहेवियरिज्म का ये दो चीजें होती हैं कि भाई इंसान के बिहेवियर को हमेशा मेजर कर सकते हैं। दे हैव ऑलवेज सम क्राइटेरिया टू मेजर ह्यूमन बीइंग्स। उसने क्या किया, जो हमें मेजरेबल एंड ऑब्जर्वेबल बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग है वही रियलिटी है जो आपके इंसान में। हम इंसान है ना, आपको जो ऑब्जर्व हो रहा है और जिसको हम मेजर कर रहे हैं तो वो आपका बिहेवियरिज्म है। Behaviorist learning theories emphasize change in behavior that result from stimulus and response association। अब देखिए उन्होंने कहा कि जो चेंज है ना बिहेवियर में वो तभी आएगी इसके थ्रू आपके स्टिमुलेट एंड रिस्पॉन्स एसोसिएशन हो मेड बाय द लर्नर्स। बिहेवियर्स आर एक्शंस रादर देन थॉट्स और इमोशंस। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि बिहेवियर क्या है, तो बिहेवियर इज एक्शन नॉट थॉट और इमोशन। हमने थॉट के बारे में वहां पे पढ़ा था, इमोशंस के बारे में भी ऊपर पढ़ा था थ्योरीज में, बट यहाँ पे किस चीज के बारे में फोकस है? आपके एक्शंस पे। और दिस थ्योरी वाज गिवन बाय वाटसन। वाटसन ने क्या किया, स्टिमुलेट एंड रिस्पॉन्स एसोसिएशन डॉग को जो है ना पॉजिटिव ये है सॉरी This theory was given by he believed that human behavior resulted from a specific stimuli that elicit certain response। ठीक है, अब यहाँ पे एक मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट की थी, बल्कि मैं बिहेवियरिज्म के दो एग्जांपल दूंगा, फिर नीचे हमारे यहाँ एक दो कंडीशन ऑपरेंट कंडीशनिंग एंड क्लासिकल कंडीशनिंग, तो फिर आप लोग मुझे बताइएगा ये दोनों में क्या है, क्या डिफरेंस है। पहले एक है कि भाई वाटसन ने क्या किया कि इन्होंने दो तीन एक्सपेरिमेंट किए बिहेवियरिस्ट जो है ना, उन्होंने एक नहीं किया कि भाई डॉग को जो है ना उन्होंने एक केज में बंद किया। ठीक है, मतलब अंदर डॉग केज में बंद थे, तो एक जो अटेंडेंट था वो उनको डेली बेसिस पे जाके उनको जो है ना मीट प्रोवाइड करता था। एक दिन मीट प्रोवाइड उसने क्या किया कि मीट तो प्रोवाइड करता था, उससे पहले उसने एक और चीज की। उसने क्या किया कि बेल वो रंग कर द अटेंडेंट वाज रिंगिंग द बेल, वो बेल को रिंग करता था, वो बेल बजा। ठीक है, बेल बजने के बाद जो है ना वो आके उनको खाना देता था। वो बेल बजाता था तो वो अलर्ट हो जाते कि भाई बेल बजा कर खाना मिलेगा। एक दफा, दो दफा, तीन दफा, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक एसोसिएशन जो है ना, स्क्रीन विजिबल नहीं है, किसको नहीं है? क्लियर है सर, क्लियर है, आप कंटिन्यू करें सर। अच्छा ठीक है, जी ऐसे ये वाई व्हेन एंड हाउ यू आर, ये तो डेफिनेशंस, देयर आर लॉट ऑफ डेफिनेशंस, कोई इशू नहीं है। मैंने जस्ट आप लोगों को ये बताया कि साइकोलॉजी है क्या, आप अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, दैट इज एजुकेशनल साइकोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं हम, तो डॉग तो स्टिमुलस, उसने क्या किया कि जो बेल थी, बेल वाज स्टिमुलस। ठीक है, और एक दो दफा उन्होंने जैसे जब वो उन्होंने एक एसोसिएशन बना ली डॉग ने बेल के साथ, तो जैसे बेल रिंग होता तो उनके जो मुंह से जो है ना वो सिलेबिया वो टपकना, जो लार जो है वो टपकना शुरू हो जाता था कि अभी खाना मिलेगा, खाना मिलेगा।
तो उन्होंने ऐसा किया कि भाई अब उन्होंने एक एसोसिएशन बना ली बेल के रिंग होने से और खाना आने से। अब ऐसा एक दफा उन्होंने साइंटिस्ट वाटसन ने इन्होंने बेबल्स ने क्या कि भाई उन्होंने बेल तो रंग की बट अटेंडेंट आया उसने खाना नहीं लाया, तो उनके और भी लार टपक रहे थे, वेट कर करके खाना आएगा, दिन डॉग बैठ गए। अब दूसरी दफा बेल रंग हुआ, उन्होंने सेम किया एक्सपेरिमेंट, अगेन वो आए तो उनको खाना नहीं मिला। तो क्या है दूसरी दफा उन्होंने किया तो फिर भी जो है ना, फिर जो डॉग थे उनकी जो सिलेगा तो थी बट वो एक्साइटेड नहीं थे, उनको पता था कि भले बेल रंग हो बट फिर भी इनको कुछ नहीं मिलने वाला। तो क्या है कि स्टिमुलेट्स है, अब जो स्टिमुलस बेल की जो है ना वो बेल बजना था और जो रिस्पॉन्स था तो डॉग के जो मुंह से सिलेगा था। और अब इसमें इन्होंने क्या किया, एक और एसोसिएशन बना ली कि भाई बेल तो रंग होती है, खाना कौन लेके आता है, वो है आपका अटेंडेंट। अब बेल बजी, अटेंडेंट आया बट फिर भी उनको खाना नहीं मिला। तो इन्होंने कहा कि एवरी स्टिमुलस हैज अ रिस्पॉन्स, तो जो स्टिमुलस है वो रिस्पॉन्स है, ठीक है। अब इसके जो है ना दो एस्पेक्ट्स हैं बिहेवियरिज्म के। अब हम इनको एजुकेशन में कैसे यूज कर सकते हैं, ये एजुकेशनल साइकोलॉजी, एक है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, दूसरा है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, ठीक है। अब पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या है, इट इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिस्पॉन्स, कि भाई अगर आप बेल का रंग होना हो या बेल बजना हो और उनको खाना मिले तो दैट इज अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स। उससे क्या है कि आप जो एक चीज करेंगे आपको रिवार्ड मिलेगा, मतलब रिवार्ड आप कुछ करेंगे आपको रिवार्ड मिलेगा, तो इससे आपके और भी रिस्पॉन्स इंक्रीज होंगे। नेगेटिव रिइंफोर्समेंट क्या है कि अगर आप में कोई जो है ना बच्चों, इसको हम एजुकेशन के पर्सपेक्टिव में देखेंगे, अगर बच्चों में मिसबिहेवियर है कुछ है तो उनको नेगेटिव रिइंफोर्समेंट, कभी कभी टीचर उनको डांट देता है, कभी कभी टीचर उनको स्टिक भी मार देता है। अब ये क्या है कि नेगेटिव रिइंफोर्समेंट इसलिए होता है ताकि उनमें जो खामियां है जो उनमें है उनको रिमूव किया जाए। समझ आ रही बात? तो ये बिहेवियरिज्म की और एजुकेशन साइकोलॉजी की यहाँ पे इसमें ये यूज होता है, ठीक है जी। अब स्टिमुलस थ्योरी वाज गिवन बाय वाटसन, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी वाज गिवन बाय पावलोव, ये दोनों हैं, एंड ओपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी वाज गिवन, दीज आर वन ऑफ द फेमस थ्योरीज इन बिहेवियरिज्म, ठीक है जी। अब हमारे यहाँ ये दोनों यहीं तक की जो है ना समझने। अब आप लोगों को क्या करना है कि वाटसन ने कौन सी थ्योरी दी थी, वाटसन ने दी थी आप लोगों को क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, पावलो ने एंड स्किनर ने, वाटसन ने दी थी ये बिहेवियरिज्म थ्योरी। अब आप लोगों का काम है कि बिहेवियरिज्म थ्योरी को पढ़ें, ठीक है। बिहेवियरिज्म थ्योरी है क्या, फिर आप लोगों को पढ़ना है क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है, व्हाट इज क्लासिकल कंडीशनिंग, ये आपको कल को पढ़ के आना है। बल्कि मैं इसकी आप लोग असाइनमेंट, ये एक कोई है तो इसकी असाइनमेंट लिख लें कि कल आप लोग सब लोग जो है ना ये क्लासिकल एंड ऑपरेटिंग कंडीशनिंग थ्योरी क्या है, ये आप लोग ये थ्योरी ये असाइनमेंट करके ग्रुप में सेंड करेंगे। समझ आ रही बात? इज इट ओके? ठीक है जी, आगे आगे मूव होते हैं, आगे मूव होते हैं। सॉरी, यहाँ पे फिर आता है आप लोगों का ड्राइव रिडक्शन थ्योरी। थ्योरीज को हम आगे पीछे, जी जी बिल्कुल, टेस्ट भी है कल, उस पर भी डिस्कस करते हैं। द ड्राइव रिडक्शन थ्योरी, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी कार्ल हॉल ने दी थी। उसमें कि मोटिवेशन अराइजेस फ्रॉम रिड्यूस इंटरनल फिजियोलॉजिकल ड्राइव्स। अब देखिए फिजियोलॉजिकल ड्राइव्स क्या होते हैं, फिजियोलॉजिकल ड्राइव्स वो होती हैं जो हमारे बेसिक ड्राइव्स होते हैं, जो खाना पीना सोना, ठीक है, ये हमारे जो है ना वो ड्राइव्स नीड्स होते हैं। समझ आ रही बात? तो बेसिक जो हमारे फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, खाना पीना सोना, पानी वाटर, पानी है, रोटी, ये हमारे फिजियोलॉजिकल बेसिक नीड्स हैं। और इन्हीं से जो है ना, तो इसमें क्या क्या मोटिवेशन है फ्रॉम द नीड टू रिड्यूस इंटरनल फिजियोलॉजिकल ड्राइव, जो हमारे इंटरनल ज्यादा जो है ना नीड्स है, अर्जेस है, उनको रिड्यूस करना है, तो ये ड्राइव रिडक्शन थी। सच इज हंगर और थर्स्ट को कैसे कम करना है, उसमें प्राइमरी ड्राइव्स आपके बेसिक बायोलॉजिकल नीड्स हैं एंड सेकेंडरी ड्राइव आपके लर्न टू एसोसिएट विद प्राइमरी ड्राइव। आपने वो जो सेकेंडरी ड्राइव जो अपने प्राइमरी ड्राइव से एसोसिएट कर लिए सेकेंडरी ड्राइव। प्राइमरी ड्राइव कौन से हैं,
These are the biological innate cues that are essential for such as hunger, थ्रस्ट एंड द नीड फॉर ऑक्सीजन। ये हमारे लिए जो है ना ये प्राइमरी ड्राइव्स हैं, बायोलॉजिकल ड्राइव्स हैं, ठीक है। द थ्योरी पोज दैट व्हेन दीज प्राइमरी ड्राइव्स आर अनमेट इन इंडिविजुअल एक्सपीरियंस डिस्कम्फर्ट और अरोजन। अब इसमें एक और भी चीज है जो है ना वो हमारे जेंडर से रिलेटेड है, वो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, ठीक है जी। तो वो हमारे बेसिक चीजें होती हैं, ठीक है। तो आप लोगों को वो उन प्राइमरी ड्राइव्स हैं, अगर वो आपके पूरे नहीं होते, ठीक है, प्राइमरी नीड्स, जैसे आप लोगों के प्राइमरी जो है ना वो ड्राइव मीट नहीं होते तो यू फील डिस्कम्फर्ट, आपको डिस्कम्फर्ट या अरोजल फील होता है कि भाई ये क्या हो रहा है, मतलब जो चीजें आपकी रिक्वायर्ड है, बेसिक चीजें वो आपकी नहीं मीट हो रही। अब आते हैं सेकेंडरी पे। सेकेंडरी ड्राइव्स आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू बायोलॉजिकल नीड बट आर लर्न थ्रू एसोसिएशन विद, फॉर एग्जांपल द नीड फॉर मनी। मनी एक सेकेंडरी है विद एक्वायरिंग फूड एंड शेल्टर। अगर आपके पास पैसा होगा तो ही आप जो है ना खाना भी ले सकते हैं, घर बना सकते हैं। तो अब खाना और घर ये बेसिक नीड हैं, प्राइमरी ड्राइव हैं, जिसके लिए आपको ये जो है ना पैसा चाहिए। अब ड्राइव रिडक्शन थ्योरी क्या है? द मैकेनिज्म फॉर मोटिवेशन इज द रिडक्शन ऑफ दीज फिजियोलॉजिकल नीड्स। ये पूरा मोटिवेशन का मैकेनिज्म क्या कि इन जो ड्राइव हैं हमारे उनको कम किया जाए। ड्राइव रिडक्शन, रिडक्शन मतलब कम करना। When individual engages in behavior that satisfies the need like eating to reduce hunger, the drive is reduced. कैसे? देखिए, अगर आपको भूख लगी, आपको खाना मिले, ठीक है, तो आपकी खाना खत्म हुई तो then you will feel satisfied, ठीक है। अगर आपके दूसरे अर्जन हैं जो अपने प्राइमरी हैं, अगर आपको घर मिल जाए तो आपको घर बनाने की जो ड्राइव है जो रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। द ड्राइव इज रिड्यूस लीडिंग टू स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम और होमोस्टेसिस। होमोस्टेसिस मतलब ऐसे जो आप एक स्टैटिक, मतलब आप बस अपने सेम पोजीशन पे वापस आ जाते हैं। सो होपफुली आप लोगों को ये ड्राइव रिडक्शन थ्योरी समझ आ गई। अगर नहीं तो आप पहले गूगल करें, यूट्यूब पे कुछ वीडियोस भी पड़े हुए ड्राइव रिडक्शन थ्योरी पे, तो आप वो भी देख लें, भले आप लोगों को थोड़ी आसानी होगी। इज इट ओके, क्लियर है? आगे बढ़े। चलें जी, आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं हमारे पास ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, जो है ना हम वो पढ़ेंगे, ठीक है जी। अब ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी क्या है? एक मिनट। is a psychological in the mid 20th century the reaction against behaviorism and psychoanalysis। अब आप लोगों को मैंने बताया था साइको एनालिसिस सिगमंड फ्रेड का है, ठीक है। तो इसको आप लोग, ये भी आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है। जो चीजें मैं यहाँ पे पब्लिकली नहीं करा तो आप लोग जो है ना वहाँ पे दूसरे तो है ऑलमोस्ट, बस साइको एनालिसिस को आप लोग आप खुद पढ़िएगा, ठीक है जी। It focuses on individual subjective experiences, personal growth and realization of one's potential। अब आपकी जो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी है ना वो इस चीज पे कि वो इंडिविजुअल के सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस जो उसने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंसेस किए उस पर डिपेंड करती है, उसकी पर्सनल ग्रोथ पे डिपेंड करती है, और उसको अपनी जो पोटेंशियल है, उनकी जो उसमें काबिलियत है, उसकी रियलाइजेशन अगर हो उसको, तो ये उसकी इसी चीज में जो है ना इसको हम ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। अब इसमें ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी में की कॉन्सेप्ट्स आपके कौन से हैं? वो है आपके सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअल मतलब आप ऐसे स्टेट में आ जाएं जहां आपकी सारे नीड्स मीट हों, आप जो है ना आपकी कोई ज़रूरत जो है वो ना रहे, ठीक है। और उसके अलावा आप लोगों का पर्सनल चॉइसेस पे एक आप एम्पैथी। एम्पैथी मैंने आप लोगों को उस दिन पढ़ाया था कि एम्पैथी क्या है, तो पुट योर सेल्फ ऑन अदर शूज, को जो है ना किसी दूसरों के जो है ना पाँव में रखना, तो वो आपको पता है। अब देखिए ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी के जो फाउंडर है ना वो है इब्राहिम मैस्लो एंड कार्ल रॉजर्स। अब ये जो है ना इब्राहिम मैस्लो एंड कार्ल रॉजर ने एक थ्योरी दी थी, ठीक है, मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी दी थी। आप लोगों ने कभी सुना है किसी मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स? तो वो थ्योरी जरूर पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ से पे है नहीं, अगर आप बोलेंगे तो। अब ये लिख ही लीजिए, थ्योरी मैस्लोस थ्योरी ऑफ हायरार्की ऑफ नीड्स। देखिए ये इट्स ह्यूज जो है ना आपका है सिलेबस। हम इसमें वो चीजें पढ़ेंगे जो इन्होंने सिलेबस में दिए हैं,
और इससे रिलेटेड और क्या है कि मैं आप लोगों आपको जो है ना गाइड करता रहूँगी कौन कौन सी चीज़ें जो है ना आपको पढ़नी है, और मेस्लो को ज़रूर पढ़िएगा। और इसकी ये भी आप लोग अपने असाइनमेंट में काइंडली ग्रुप में एक ऐसा हो आप लोगों में से जो ये जो मैं बता रहा था जा रहा हूँ तो ये एक नोट करिए और ग्रुप में जो है ना फिर भेज दे। अगर नहीं भेज रहे तो आप लोग नोट करके सर रशीद साहब को भेज दे, तो वो खुद से जो है ना इनको करके मतलब उन सर खुद जो है ना उनको रख के इसमें शेयर कर देंगे ग्रुप में, ताकि आप लोगों के पास एक चीज हो तो आप उनको अच्छे वे से कवर कर सकें। Humanistic psychology and educational science for the importance of individual growth, self actualization and personal experience in the learning process। अगर आप लोग मुझे थोड़ा दें तो मैं 1 मिनट आप लोगों को जो है ना ये यहाँ से मुझे सॉरी यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स की जो है ना वो मैस्लो थ्योरी हायरार्की ऑफ नीड्स, इसके मैं आप लोगों को थोड़ा ये यहाँ से पिक्चर्स, ठीक है, ये यहाँ दिस वन पिरामिड ये नजर आ रही है आपको। अब यहाँ पे देखें आप फिजियोलॉजिकल जो नीड्स है ना आपकी कौन कौन से नीड है, आपकी एयर है, वाटर है, फूड है, शेल्टर है, स्लीप है, क्लोथिंग है, रिप्रोडक्शन है, ये आपके फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं। फिर आते हैं आपके इसके जो है ना सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए इसने मेस्लो ने 5 स्टेजेस दिए कि आप लोग आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक तब पहुंचेंगे जब आपकी ये सारी चीजें जो है ना वो आपकी मीट होंगी। उसके बाद आपकी लव एंड बिलोंगिंग है जिसमें आपकी फ्रेंडशिप है, इंटीमेसी है, आपकी लव लाइफ है। लव एंड बिलोंगिंग जो है ना ये नीचे वाले ये दोनों जो है एक सेफ्टी नीड्स और फिजियोलॉजिकल नीड्स ये आपके बेसिक नीड्स हैं, और ये आपकी लव एंड ये स्टीम जो है ना ये दोनों स्टीम के आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है, सेल्फ स्टीम है, स्टेटस है, रिकग्निशन है, स्ट्रेंथ है, फ्रीडम है, ये आप किसी चीज में आ जाती हैं। और देन आप लोगों का सेल्फ एक्चुअलाइजेशन डिजायर इज बिकम द मोस्ट दैट वन कैन। अब इसमें आपके सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे ना आपके सारे जो डिजायर्स है ना वो फुलफिल हो जाते हैं, तो आप लोगों को जरूरत नहीं पड़ती इन चीजों की कि भाई क्या हो क्या नहीं हो। तो ऐसे है कि आप लोगों को ये मेस्लो की थ्योरी ऑफ हायरार्की ऑफ नीड्स पढ़नी चाहिए डिटेल में कि कौन कौन से हैं, तो आप लोग ये इसको अच्छे वे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है जी, आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। ठीक है, मेस्लो की थ्योरी ऑफ हायरार्की ऑफ नीड्स ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी में इंडिविजुअल ग्रोथ है, पर्सनल एक्सपीरियंसेस है, लर्निंग। ठीक है, this perspective acknowledges the unique qualities of each learner and aims to support their holistic development। सही है, यहाँ तक आप लोगों को चीजें समझ आ गई होपफुली, यहाँ तक तो ये जो ये थ्योरीज भी समझ आ गई होंगी। एंड देन सभी जो है ना 10 मिनट का ब्रेक करें फिर जो है ना स्टार्ट करें अगेन। ठीक है सर, सर कैसे करते हैं? जी जी सर, ठीक है सर। बस अभी अभी 20 है मतलब 13 है ना, तो ये 25 पे हम आते हैं, देन फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। बस बाकी सिर्फ 2 3 रह रहे हैं, 3 जो छोटे जो है ना थ्योरीज हैं, उसके बाद ये दोनों चैप्टर्स कंप्लीट हो जाए। ठीक है सर। ठीक है सर।